हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर, जो कि बीएससी ऑनर्स में भी है और पार्ट 2 में, पार्ट 3 में भी है और पार्ट 2 में भी है। और चैप्टर का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ हमने पेपर और सारे ग्रुप्स किस चैप्टर का है, किस पेपर का है, हमने दिखा दिया है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर। किसी भी चीज़ के साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर इंटरेक्ट करता है, तो या जो कलर दिखाई देता है हमें, तो वो सारी चीज़ें क्या है, हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी के चलते होता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत बड़ा टूल है हम केमिस्ट के लिए। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए तो बहुत बड़ा ही टूल है। बिना उसके हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग स्ट्रक्चर या एनीथिंग उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है हमारे केमिस्ट्री का, और बहुत वाइड भी है। बट हम लोग इस वाले चैप्टर में केवल प्रिंसिपल, जो बेसिक प्रिंसिपल होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, एंड द यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और आगे हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ेंगे। बट पहले हम आपको बता दें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता कैसे है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी भी रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ये सारे स्टडीज हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में करते हैं। See here, when an incident beam of light falls on a matter, here, when this is the matter or any sample, it can be a solution, solid, anything. Okay, तो जब कोई भी इंसिडेंट बीम इस पर मैटर पर फॉल करता है, तो क्या क्या हो सकता है। एक तो पहला चीज़ है कि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर। और दूसरा चीज़ हो सकता है कि वो उसको ट्रांसमिट करेगा, मतलब अपने से बाहर निकालेगा, दे देगा दूसरे को। स्कैटरिंग हो सकता है, इधर से उसका डेविएशन हो सकता है लाइट का। अनदर थिंग इज फोटोल्यूमिनेसेंस, जो कि हमारा फोटोल्यूमिनेसेंस है, तो उसमें फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, ये सारे टर्म्स आते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। एंड अदर थिंग इज दैट कि रिफ्लेक्शन, वो जिस डायरेक्शन में गया, फिर उसी डायरेक्शन में वापस लाइट इंटरेक्ट होकर के मैटर से वापस आ सकता है। तो सो हियर आर द पॉसिबिलिटीज हाउ इज द इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, वो बहुत ही वाइड रेंज में होता है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, जो हमारा ये गामा रेज है, गामा रेज से स्टार्ट होकर के रेडियो वेव्स तक जाता है। गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे लोवेस्ट होती है। उसी के जस्ट अपोजिट में होता है कि जो अपोजिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, because nu is equal to hc over lambda. तो nu is inversely proportional to lambda. lambda wavelength की just inversely proportion होता है फ्रीक्वेंसी हमारा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो गामा रेज के जो वेवलेंथ होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। एंड रेडियो वेव्स के जो वेवलेंथ होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टू कि किस टाइप के ट्रांजिशंस होते हैं। जैसे गामा रेज होते हैं, तो वो किस तरह के ट्रांजिशंस को वो प्रोमोट करते हैं। तो हियर इन वी सी दैट इन गामा रेज द न्यूक्लियर ट्रांजिशन, न्यूक्लियस का ट्रांजिशन होता है फ्रॉम वन वन प्लेस टू अनदर। तो न्यूक्लियस का ट्रांजिशन होता है, तो गामा रेज के थ्रू हो सकता है। एक्सरे, जो कि हम लोग एक्सरे कराते हैं फोटो, वो उसमें क्या होता है, एक्सरे रेडिएशन यूज होता है। और उसमें क्या होता है कि जो हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंदर के जो सेल में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उस इलेक्ट्रॉन्स का एक्सरे जो होता है उन इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है। एंड नाउ वी आर मूविंग टू अल्ट्रावायलेट विजिबल। दीज टू बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन मोशन। जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम में जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको यूवी रेडिएशन से हम लोग उसके मूवमेंट को हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू नियर आई आर एंड फार आई आर। तो आई आर में एक्चुअली हम लोग मोलिकुलर वाइब्रेशन को, जैसे कि स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, सीजरिंग, ऑल दो वाइब्रेशनल मोशंस हम लोग आई आर में स्टडी करते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में क्या होता है, हम लोग मॉलिकुलर रोटेशन और इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन, फ्लिपिंग, ऑल दोज थिंग्स की हाउ स्पिन आर मूविंग अप और डाउन, इट इज गोइंग इन द क्लॉकवाइज, व्हेन इट इज इन क्लॉकवाइज इन up, spin is up, then when it is transferring and going above, and then the spin becomes just reverse of that one or not. All these things we study through the microwaves. Now the radio waves, रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है, और वेवलेंथ जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है,
तो जो इतने सारे हमने देखा कि इतने सारे रेंजेस में होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लेकिन जो रेडिएशन हम लोग देख पाते हैं, ह्यूमन आई का जो डिटेक्टिव पावर है आई का, तो वो बहुत ही कम रेंज का होता है। ओनली द विजिबल पार्ट ऑफ द रेडिएशन वी आर एबल टू सी। ओके, तो केवल हम लोग जो विजिबल रेंज में रेडिएशन, जो वेवलेंथ का रेडिएशन विजिबल रेंज में आता है, ओनली दैट वन वी कैन सी। ओके, तो उसका जो रेडिएशन होता है वो हमारा है आपका CL 280 टू 780 नैनोमीटर। जो यूवी रेंज का है वो हमारा 200 टू 380 है, और विजिबल रेंज का क्या है 280 टू 780 है। एंड नाउ IR रेडिएशन जो होता है हमारा, सॉरी ये 380 हो, 380 इट शुड बी 380 टू 780, और IR का जो होता है 780 टू 3000 नैनोमीटर हमारा रेडिएशन का रेंज होता है। तो हम लोग यहाँ देखिए आप, जैसे दिस इज द होल स्केल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट द पार्ट विच इज विजिबल टू अस इज ओनली 380 टू 780 नैनोमीटर रीजन होंगे। ओके, कि उसके पहले का जैसे कि अल्ट्रावायलेट या IR, दोज रेडिएशन वी कैन नॉट सी विथ आवर नेकेड आइज। ओके, and now we are moving to, these are the visible light radiation। और जो चीज़ें जो जैसे किसी भी चीज़ का अगर हम लोग कलर देखते हैं, तो कलर जो हम लोग देखते हैं दैट इज द ट्रांसमिटेड कलर, नॉट द एब्जॉर्ब कलर। ओके, जो एब्जॉर्ब कलर होता है उसका कम्प्लीमेंट्री कलर होता है ट्रांसमिटेड कलर, जो कि हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि 380 टू 450 की रेंज में अगर कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब करता है तो उसका कलर जो होगा वो रेड, जो मतलब वायलेट, जो वायलेट का वेवलेंथ है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो ट्रांसमिटेड रेडिएशन है वो हमारा येलो एंड ग्रीन। तो सो द कलर विच वी विल बी सीइंग इज येलो ग्रीन, नॉट द वायलेट वन। ओके, जैसे 450 से 495 का नैनोमीटर का रीजन है, तो उसमें ब्लू कलर एब्जॉर्ब होता है, एंड द कलर विच वी सी इज येलो वन। ओके, तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे रेंजेस हमने दिए हुए हैं यहाँ पर, कि जो कलर एब्जॉर्ब होता है उसका कम्प्लीमेंट्री कलर हम लोग उसको सी कर देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड, कि जब कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स में क्या चेंजेस आते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स के क्या होता है उसमें। शुरू में जब कोई रेडिएशन नहीं होता तो कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में रहता है, वो अपने S0, दिस इज द ग्राउंड स्टेट विथ दिस वन, this is the ground state S0, and then there are several other excited state of any molecule or atom। तो जब excited state S1, S2, S3 like that, there are several excited state, and there are few triplet state also, which we denote here by T1, T2 like that one। Okay, and जो triplet state की जो energy level होती है that is lower than the singlet state। Okay, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब करता है एनर्जी S0 टू S1 में, S1, S2, S3 कहीं भी ये ऊपर की तरफ जो है वो कहीं भी जा सकता है। मतलब इफ द रेडिएशन फॉल्स ऑन एन एटम और ए मॉलिक्यूल, then it moves from S0 to S2, S1 like that, where it can go up depending upon the intensity of radiation, how much it is absorbing or how much we are supplying to that molecule। ओके, तो जब ये जाता है एक्साइटेड स्टेट में, तो कोई भी चीज़ एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होता है। ओके, तो जब स्टेबल नहीं है तो वो क्या करेगा कि अपना एनर्जी लूज करके और वो ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। तो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इसके पास बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपने दिखाया है IC, इट इज कॉल्ड द इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन, तो इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू वो ऊपर के एक्साइटेड स्टेट से वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है S1, जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है हमारा किसी मॉलिक्यूल या एटम का। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ऊपर के वाइब्रेशन लेवल से नीचे की ओर आता है, और यहाँ आने के बाद फिर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं। जैसे कि या तो वो अपना एनर्जी लूज करके S1 में आने के बाद वो अपना एनर्जी लूज करके और सीधे S0 में आ सकता है, ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग ISC, दिस इज ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू वो क्या करेगा, वो ट्रिपलेट स्टेट को जाएगा, जो कि S1 से लोअर एनर्जी लेवल का है। तो वो T2 में गया यहाँ पर, और T2 से फिर इंटरनल कन्वर्जन से T1 में गया, एंड देन आफ्टर इट लूजेस इज एनर्जी थ्रू दी प्रोसेस कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस, हियर P रिप्रेजेंटेड एज P, फॉस्फोरेसेंस के थ्रू
वो ग्राउंड स्टेट में आता है। तो जब वो F2 S1 टू S0 आता है तो उसको कहते हैं फ्लोरोसेंस। F हियर डिनोटेड बाय F। तो F क्या है हमारा, यहाँ देखिए आप हमने दे दिया है फ्लोरोसेंस, ठीक है। P क्या है, P इज फॉस्फोरोसेंस, ओके। S is the singlet state, T is the triplet state, IC is the internal conversion, ISC is the inter-system crossing। inter-system crossing मतलब वन सिंगलेट स्पेस से वो ट्रिपलेट को में जाता है, मतलब वन लेवल टू अनदर लेवल में वो जाता है। So here is the process which are involved when a molecule absorbs any radiation. So it can be any of the possibilities depending upon the nature of the atom and molecule. Okay, now we are moving to UV visible spectroscopy. तो UV visible spectroscopy होता क्या है? इसमें क्या है कि हम लोग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करते हैं, दैट इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेडिएशन विद मॉलिक्यूल। जब कोई मॉलिक्यूल या एटम जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और उससे जो प्रोसेसेस आगे आते हैं उसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसमें जब वो इसमें क्या होता है कि जब वो मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूल पर हम लोग अल्ट्रावायलेट या विजिबल रेडिएशन डालते हैं तो क्या होता है कि जैसा कि हमने अभी दिखाया कि वो मॉलिक्यूल एक साइड से जो ग्राउंड स्टेट है जहाँ की मॉलिक्यूल स्टेबल है वो उससे उठ करके उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ओके, हियर आई हैव शोन हियर दिस इज द पाई ऑर्बिटल ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ओके, and here the two electrons are present, one is up spin and another is down spin। तो जैसे ही रेडिएशन हम देते हैं तो क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो ग्राउंड स्टेट में है बट दूसरा इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। ओके, तो जैसे ही रेडिएशन हम लोग देते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट का मॉलिक्यूल उठ करके कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रांजिशंस पॉसिबल्स है। सी ये किसी मॉलिक्यूल का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो यहाँ पर क्या है कि दिस इज अ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। This is present in such molecules that oxygen, nitrogen, sulfur, where the lone pair electrons are present to donate like that. Okay, तो यहाँ पर this is the non bonding, this is the pi and this is the sigma, sigma bonding जब sigma bond बनाता है, this is the pi star and this is the sigma star। तो several transitions are possible, it can be from sigma to sigma, मतलब if a transition is occurring from here to here, this is called sigma to sigma star transitions. These are generally present in alkanes. Okay, sigma to pi star, from here to it will go here. Pi to pi star, it will go from this one to this one. Okay. Next, n to sigma star and n to pi star. If the transition is from here to here, then it is called n to pi star transition. Okay, and n to sigma star from here to here, like that. So there are several possibilities are there for the transition to occur depending upon the nature of molecule. If it is a alkane, then the sigma to sigma star transitions occur at 150 nanometer, and sigma to pi star in a carbonyl occurs from 170 nanometer, and if pi to pi star are possible in unsaturated compounds, and that radiation comes up to the range of 180 nanometer. Okay, so similarly we see here that there are several possibilities of transitions when a molecule absorbs a radiation. Okay, now जो basic principle है हमारा UV visible spectroscopy का वो होता है हमारा Beer-Lambert law. This is a very famous law which is given by Beer and Lambert, and in this case we see that at a given wavelength absorption is proportional to concentration of the absorbing molecule and the path length of the light through the sample। ये हमारा पिक्चर बताया हमने कि कैसे होता है। I0 हमारा लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जो कि हम लोग डाल रहे हैं, I जो है वो हमारा जो ट्रांसमिट इससे एब्जॉर्ब होने के बाद जो लाइट निकले ट्रांसमिटेड लाइट है। ओके, एंड दिस इज द पाथ लेंथ। तो इसके बीच में रिलेशन एक बताया उन्होंने, A इक्वल टू एप्सिलॉन CA। ओके, एंड A इज इक्वल टू log 10 बेस I ओवर I0। I0 हमने बता दिया, I भी बता दिया, L इज द पाथ लेंथ एंड एप्सिलॉन इज द मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी होती है जो कि किसी भी पार्टिकुलर कंपाउंड्स के लिए वो बहुत रिजर्व होती है, मतलब दैट इज अ कांस्टेंट फॉर अ पार्टिकुलर कंपाउंड। ओके, और वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो अल्ट्रावायलेट जो
स्पेक्ट्रम होता है वो इस तरह से कुछ दिखता है हमारा, और इसको हम लोग आगे फिर ले चलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। एंड फॉर द टाइम बी, थैंक यू। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज